साथियों, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होगा उत्तराखंड की जनजाति, ट्राइब्स। ठीक है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ट्राइब्स। जनजातियों का टॉपिक है अपना ये। क्लियर है? तो इस टॉपिक में क्या होगा, कैसे पढ़ना है, वो चीज़ें देखें। सबसे पहले हमारा जो प्रश्न होता है कि जनजाति है क्या, या जाति, एससी एसटी, ये चीज़ें हैं क्या। तो देखिएगा, जो लोग शिक्षा में और समाज के स्तर से पीछे रह गए, ठीक है, उनको जो है जनजाति का दर्जे की बात की गई। जैसे सबसे पहले भारत के अंदर 1953 में, ध्यान से देखिएगा, 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। मैंने एक प्रश्न लिखा है कि 1953 में पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे काका कालेलकर। ध्यान से समझिएगा, इसके अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। अब काका कालेलकर थे इसके अध्यक्ष। इस आयोग के जो काम था वो क्या था? ठीक है, ध्यान से देखें। इस आयोग के जो था वो काम क्या था? तो शैक्षिक तथा सामाजिक सामाजिक पिछड़े वर्ग की पहचान करना। ठीक है। 1953 में पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग बना, जिसके अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। और इनका क्या काम था? शैक्षिक तथा सामाजिक पिछड़े वर्ग की पहचान करना। इसके बाद 1965 में 1965 में लॉकर आयोग बना, या लॉकर समिति बनी। ठीक है, 1965 में लॉकर समिति बनी। इस लॉकर समिति ने क्या काम किया? उत्तराखंड के अंदर 5 ट्राइब्स की पहचान की। ठीक, उत्तराखंड के अंदर अपनी 5 ट्राइब्स की, 5 जनजातियों की पहचान की। और ये 1965 में समिति गठित हुई थी। इन्होंने ये रिपोर्ट 1967 में दी थी, और उत्तराखंड के अंदर 1967 में 5 जनजातियों की पहचान की थी। ठीक है। इस लॉकर समिति का उद्देश्य क्या था? तो इस लॉकर समिति का उद्देश्य था जनजातियों की नए सिरे से पहचान करना। देखिएगा, आपने अभी तक जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? जनजाति। 1953 में पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग बना था, जिसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर। इस आयोग का काम क्या था कि शैक्षिक तथा सामाजिक जो वर्ग, पिछड़े वर्ग की पहचान करना था। उसके बाद 1965 में लोकर समिति बनी। लोकर समिति जो है, इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1967 में, और 1967 के अंदर इसने उत्तराखंड के अंदर 5 जनजातियों की पहचान की। 5 जनजातियों की पहचान की थी, ध्यान रखिएगा, इसके लिए इसका उद्देश्य भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट करें। अब आ जाए, उत्तराखंड के अंदर कौन कौन सी जाति कहाँ निवास करती है, या ये जो 5 ट्राइब्स की हमने बात करी तो वो देख ले रहे हैं। सबसे पहले आप अगर इस सिरे से लेंगे पिथौरागढ़, तो पिथौरागढ़ के अंदर, या कहूँ तो चलो उधम सिंह नगर, सबसे पहले अपना जिला लेते हैं। उस उधम सिंह नगर के जिले में थारू और कौन सी ट्राइब्स रहती है? बोक्सा। फिर इसके बाद आप आ जाओ देहरादून। दून वाले इस पश्चिमी एरिया के अंदर आपको कौन सी ट्राइब मिलेगी?
जौनसार। और बोक्सा की या जौनसारी, बोक्सा की जो एक ट्राइब्स मिलेगी देहरादून के अंदर, बोक्सा को बोलते हैं मेहर बोक्सा। क्या बोलेंगे? मेहर बोक्सा। इतना समझ में आया? ठीक। देहरादून के अंदर बोक्सा की ही एक ब्रांच रहेगी जिसको बोला जाएगा मेहर बोक्सा। नेक्स्ट, इसके बाद अगला ट्राइब्स है हमारा उत्तरकाशी और चमोली, अगला जिला। और चमोली और पिथौरागढ़, इन तीन, ये हमारा ग्रेट हिमालय है। इस ग्रेट हिमालय रेंज में हमारी जो ट्राइब्स रहेगी वो रहेगी भोटिया। ठीक है, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। तो अब तक हमने कितनी पढ़ ली? एक, दो, तीन, चार। चार ट्राइब्स अब तक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद पांचवी ट्राइब्स है हमारे पास राजी, जो रहेगी पिथौरागढ़ में। क्लियर है? क्या उत्तराखंड के अलावा, इन पांचों के अलावा भी हमारे यहाँ कोई और ट्राइब्स है? तो हाँ, पौड़ी के अंदर एक राठ या राठी जनजाति रहती है, पौड़ी के अंदर। इसके बाद उत्तराखंड की एकमात्र मुस्लिम जो जनजाति है माही गिर, वो भी आप परीक्षा वाणी के अंदर पढ़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे। फिर इसके बाद जो आज हम पढ़ते हैं वो सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर सर्वाधिक जो जनसंख्या है वाली जनजाति है वो है थारू। ठीक है, तो पढ़ते हैं उस क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न बनेगा कि सबसे ज्यादा एससी और एसटी कहाँ रहते हैं। तो देखो, एक चीज तुम पहले ध्यान रखना, संविधान के भाग 16 के अंतर्गत, संविधान के भाग 16 के अंतर्गत आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342 के अंतर एससी और एसटी का वर्णन है। सबसे पहला आप ये पढ़ें कि भाग 16 के अंदर 341 में एससी, आर्टिकल 342 में एसटी का वर्णन है। ठीक। इसके बाद जो अगला प्रश्न बनता है वो बनेगा ये कि सर्वाधिक एससी जनसंख्या किस जिले में निर्वास करती है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला। इसके बाद सबसे कम एससी। ठीक है, इसके बाद सर्वाधिक एससी प्रतिशत वाला जिला। इसके बाद सबसे कम एससी प्रतिशत वाला जिला। ठीक है, चार प्रश्न ये हमारे बने। सबसे ज्यादा एससी कहाँ रहते हैं, ठीक है, उसके बाद आपका सबसे कम एससी। तो इसके लिए एक छोटा सा आप इसको याद करें, HCBD। एच से हरिद्वार, सी से चंपावत, बी से बागेश्वर और डी से देहरादून। अगर आप इन चार को याद कर लेंगे तो इजी पड़ जाएगा। अब आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक एससी जो जनसंख्या वाला जिला है वो कौन सा है, तो हरिद्वार है। सबसे कम एससी वाला चंपावत है। सर्वाधिक एससी प्रतिशत वाला बागेश्वर है। सबसे कम एससी प्रतिशत वाला आपका देहरादून है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे, अगला पढ़े हम एसटी का। सर्वाधिक एसटी कहाँ है, उसके बाद सबसे कम एसटी। क्लियर है, सबसे कम एसटी। उसके बाद सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाला जिला और सबसे कम एसटी प्रतिशत वाला जिला। ये चार हमने फिर से देखो कहाँ एससी के लिए संदर्भ में लिखे थे, इस बार एसटी के संदर्भ में हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अब अगर आप कर लेते हो, पहुंच गए हो, तो देखो इसको कैसे याद करना है। सबसे बड़ा जो अपना प्रश्न बनता है सर्वाधिक एसटी, वो है अपने पास उधम सिंह नगर। ठीक है, सर्वाधिक एसटी
फिर से अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ है, परसेंटेज में बताओ सबसे ज्यादा एसटी आपके पास कहाँ है, तब भी आपका उधम सिंह नगर। क्लियर है। इसके बाद अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक, सबसे कम एसटी प्रतिशत, सबसे कम एसटी प्रतिशत आपका प्रश्न बनेगा, तो आपका आंसर होगा रुद्रप्रयाग। सबसे कम अगर आपसे पूछा जाए परसेंटेज में, तब आपका आंसर होगा टिहरी। तो ये आपके 8 प्रश्न हो गए। देखो कैसे। सर्वाधिक एससी जनसंख्या तो आप याद करें एससीबीडी वाला, एससी के अंदर, और एसटी में मैंने आपको बताया एससी एसटी चाहे आपका परसेंटेज में हो चाहे आपका वैसे हो सिंपल में, तब आप ज्यादा अगर लिखेंगे तो आपका आंसर होगा उधम सिंह नगर। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। सबसे कम एससी हैं, एसटी हैं रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट अगला जो आपका हेडिंग है, वो हमें जो ट्राइब्स पढ़नी है वो है थारू। ठीक है। 5 ट्राइब्स में से पहली जो ट्राइब्स पढ़नी है हमने, वो है जिसका नाम है थारू। तो देखो, कोई भी ट्राइब्स है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ के ये रहने वाले हैं, वो ट्राइब्स में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। देखें तो एक प्रश्न है कि उत्पत्ति या इस थारू शब्द का अर्थ क्या है। तो देखो, अवध गजेटियर एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है अवध गजेटियर। अवध गजेटियर के अंदर थारू शब्द का जो अर्थ है वो ठहरे हुए बताया गया है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के अंतर्गत, कठिन भौगोलिक परिस्थितियां कैसी कि उधम सिंह नगर में उस समय में मलेरिया का प्रकोप जो है वो बहुत ज्यादा रहता था, और इन्होंने उस समय में भी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर वाले एरिया में सरवाइव किया, जिसकी वजह से इनको ठहर या कहूँ तो ठहरे यहाँ पे आके, इस वजह से इनको थारू कहा गया। अगला है, थारू की जो उत्पत्ति है वो दारू से मानी है। किसने? क्रुक नाम के जो व्यक्ति हैं, क्रुक नाम महोदय जो हैं, उन्होंने दारू की जो उत्पत्ति है वो दारू से मानी है। नॉवेल्स नाम के एक व्यक्ति है, एक अंग्रेज है, नॉवेल्स ने थारू की उत्पत्ति थरूबा शब्द से मानी है। इतना समझ में आ रहा है कि थारू जो है वो अवध गजेटियर के अनुसार ठहरे हुए कहलाएंगे। ठीक है, ठहरे हुए। उसके बाद क्रुक ने थारू की उत्पत्ति दारू से, और नावेल्स ने इनकी उत्पत्ति जो है थरूबा शब्द से मानी। इस थरूबा शब्द का अर्थ जो बताया है नॉवेल्स ने, वो बताया है चलने वाला। ठीक। अगली पुस्तक है अपनी जयसिंह रावत की। जयसिंह रावत की पुस्तक है उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास। इस जयसिंह रावत नाम के व्यक्ति ने, ठीक है, जयसिंह रावत जो महोदय हैं, इन महोदय ने इस थारू शब्द की उत्पत्ति या कहूं तो थारुओं को मलेरिया प्रूफ मानव कहा। ये बहुत बड़ी बात है। प्रश्न बनता है कि मलेरिया प्रूफ मानव किस जनजाति को बोला जाता है, एंड देन आप आंसर क्या करेंगे? जयसिंह रावत के अनुसार मलेरिया प्रूफ मानव थारू जनजाति के लोगों को बोला जाता है। ठीक है। नावेल्स ने थरूवा शब्द से उत्पत्ति मानी है, क्रुक ने दारू शब्द से। अवध गजेटियर के अनुसार थारू शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? ठहरे हुए। नेक्स्ट एक और है, थारू शब्द की उत्पत्ति तरुवा से मानी जाती है। ध्यान से समझें, थारू शब्द की जो उत्पत्ति है वो तरुवा से मानी जाती है, जिसका अर्थ है भीगना। एक ये भी प्रश्न बन सकता है कि थरुवा शब्द से मानी गई है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? भीगना। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। अगर देखो पीडीएफ चाहिए ना इस चीज की, तो मैं पीडीएफ भी दे दूंगा लिखने के लिए, तो मैं ग्रुप में इसको डाल दूंगा। आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप पे, हमारा जो जोशी सर अकेडमी वाला सब इंस्पेक्टर का ग्रुप है उसमें जुड़ सकते हैं, एक नॉर्मल ग्रुप है आप उसमें जुड़ सकते हैं, अगर आपको सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन करनी है देन वहां जुड़ जाइएगा। ठीक है। अगला, अब ये हमारा उत्पत्ति मतलब जो थारू शब्द है, इस शब्द के शाब्दिक अर्थ के क्वेश्चन हो गए। अब ये थारू शब्द कौन है, थारू लोग कहाँ के निवासी हैं मूल रूप से, वो चीज पढ़ते हैं। क्या ऑलरेडी यहीं पे रह रहे थे? तो थारू, और हेडिंग होगा उत्पत्ति। तो थारुओं की जो उत्पत्ति है या कहूं तो थारुओं का जो ओरिजिन है वो कहां से है? देखें इसको,
सबसे पहला प्रश्न है, थारू मंगोल प्रजाति के हैं। ठीक है, कौन सी प्रजाति के हैं? थारू मंगोल प्रजाति के। नंबर 2, थारू अपने आप को किरात का वंशज मानते हैं। इससे पहले आप शुरुआत में ही पढ़ते हो, कोल किरात खस शक, वहां पे तो किरात वंशज थारू जो है वो अपने आप को मानते हैं। नंबर 2, थारू अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। क्लियर है? थारू अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। अगली बात बताऊं तो एक कहानी भी है इसकी, थारू अपने आप को रानी पद्मावती का वंशज मानते हैं। और इस कथन को आप याद रखिएगा, रानी पद्मावती का वंशज अपने आप को कौन मानता है? तो थारू लोग अपने आप को रानी पद्मावती का वंशज मानते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि थारू अपने आप को मंगोल प्रजाति का माना जाता है वैज्ञानिकों के अनुसार, ये अपने आप को किरात और महाराणा प्रताप और पद्मावती का वंशज माना करते हैं। नेक्स्ट, अब मैं बात करूं थारू लोगों का आवास, थारू लोग कहाँ कहाँ रहते हैं। तो हमारा जो जिला है उधम सिंह नगर, उस उधम सिंह नगर जिले के खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता और सितारगंज, इन एरियो में हमारी थारू जनजाति निवास करती है। ठीक है, कौन कितने गांव में निवास करती है? तो लगभग 141 गांव में अपनी थारू जनजाति जो है वो निवास करा करती है। ठीक है, इतना एक आवास का भी काम हमने कर लिया, उत्पत्ति का काम हमने कर लिया। एक और चीज मैं बताऊं आपको, थारुओं की 3 उपशाखाएं हैं, या 3 शाखाएं और 36 उपशाखाएं हैं। 36 उपशाखाएं हैं। इन 36 में से एक बोक्सा भी इनकी उपशाखा है। देखिएगा, 3 इनकी शाखाएं हैं, 36 उपशाखाएं हैं, और उन 36 उपशाखाओं में से बोक्सा एक इनकी जो है उपशाखा है। ठीक है, कहाँ पे रह रहे हैं? उधम सिंह नगर बेल्ट में। कितने गांव में? तो 141 गांव में। कितने इनके शहर है? खटीमा, कच्छा, नानकमत्ता और सितारगंज जैसी जगहों पे थारू लोग जो है अपना निवास किया करते हैं। नेक्स्ट, अगला हमारा हेडिंग होगा सामाजिक संरचना। देखो, थारुओं का समाज कैसा है वो टॉपिक अब हमने यहाँ पढ़ना है। देखें, जैसे हमारे यहाँ गोत्र होता है ऐसे ही इनमें भी गोत्र है। थारू लोग गोत्र को जो है कुरी बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, थारू लोग गोत्र को क्या बोलते हैं? कुरी। इसके बाद इनके अंदर कितने गोत्र होते हैं? तो थारुओं में 3 गोत्र होते हैं, जिनमें सबसे ऊंचा जो है वो बड़वायक है। ठीक है, सबसे उच्च गोत्र जो माना जाएगा वो किसे माना जाएगा? बड़वायक को। इसके बाद बट्ठा, और तीसरा गोत्र है अपना रावत। तो ध्यान रखें, सबसे उच्च गोत्र कौन सा होगा? बड़वायक। गोत्र को क्या बोलते हैं ये लोग? तो कुरी ये लोग गोत्र को बोलते हैं। नंबर 3 या नंबर 2 अगला प्रश्न है हमारा, थारुओं की जो सामाजिक व्यवस्था है वो पितृसत्तात्मक है या मातृ सत्तात्मक? तो मैंने अभी बताया, देखिएगा, थारुओं में मातृ सत्तात्मक व्यवस्था है, और उसके रहने का भी एक कारण है। एक कहानी है यहाँ पे बनती है, रानी पद्मावती का वंशज इन्होंने अपने आप को बताया। देखिएगा, जब अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती के यहाँ, या कहूँ तो राणा रतन सिंह के यहाँ जब अटैक कर रहा था, तो उनकी जो कुछ रानियां थी वो इस क्षेत्र में आकर रहीं, अपने नौकरों के साथ आकर रहीं। हुआ क्या, जब वो साथ आके रहने लगी तो उन्होंने राजा का इंतजार किया कि अपना राजा आएगा आएगा और हमें लेके जाएगा। लेकिन वहां क्या हुआ, राजा की डेथ हो गई, जिसके कारण बस ये लोग यहीं रह गए।
और बाद में कहीं ना कहीं चल के इन्होंने अपने नौकरों से शादी करनी पड़ी। नौकरों से शादी करनी पड़ेगी तो दोस्त हो गया का, वो तो आज भी रानी है ना, और रानी है तो उसको क्या है, अधिकार किसको मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा अधिकार रानी के पास रहेंगे या नौकर के पास। तो देखिएगा अधिकार किसके पास रहे, रानी के पास, इसीलिए इनके अंतर्गत मात्र सत्तात्मक व्यवस्था है। और दूसरी बड़ी बात, तलाक का जो अधिकार है, इसीलिए तलाक देने का अधिकार भी किसको है, महिला को है। और थारू जनजाति में तलाक को क्या बोलेंगे, उरारी। ध्यान से समझे, थारू जनजाति में तलाक देने का अधिकार किसको है, महिला को है, और इनके तलाक को क्या बोलते हैं, उरारी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, थारुओं में कौन कौन से विवाह प्रथा थे। तो पहले इनमें दो तरीके के विवाह थे, एक इनमें बदला विवाह और दूसरा है तीन टिकठी प्रथा। ध्यान से समझें, इस बदला प्रथा में बहनों का आदान प्रदान हुआ करता था, और तीन टिकठी प्रथा में क्या है, यदि बी कैंडिडेट की शादी ए कैंडिडेट की बहन से हुई है तो इस ए कैंडिडेट की भाई की शादी इसकी बहन से होगी। मतलब आपस में एक दूसरे के भाई बहन से विवाह करना, यह कहलाता है तीन टिकटी प्रथा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तीन टिकटी प्रथा कही जाएगी। क्लियर है। बदला विवाह प्रथा, अब यहां जब हमने ये दोनों प्रकार के विवाह, ये तो प्राचीन समय में थे, इनको हटा लिया जाए तो अब कौन कौन से विवाह हैं इनमें। तो देखिएगा, थारुओं में विवाह, एक सब हेडिंग बना सकते हैं आप। थारुओं में इस समय में दो विवाह चल रहे थे, ठीक। एक विवाह का नाम है काज और दूसरे का नाम है डोला। ठीक है, दो विवाह है अपने पास। काज जो विवाह है वो सामान्य विवाह है, ठीक। ध्यान से देखें, थारुओं में विवाह की दो पद्धति हैं, जिसमें एक विवाह है काज मान्य पद्धति का विवाह, एक विवाह है डोला प्रथा। इस डोला प्रथा में क्या होगा भाई, कन्या का अपहरण करके लिया जाएगा, कन्या का अपहरण कर लिया जाएगा। इतना समझ में आया कि थारुओं के अंदर विवाह की कितनी पद्धतियां हैं, दो विवाह पद्धतियां हैं, काज और डोला। इसके बाद क्या इनमें विधवा विवाह प्रथा भी है, कि हाँ विधवा विवाह प्रथा भी है। थारू लोगों में विधवा विवाह, दो प्रकार के विधवा विवाह हैं अपने पास थारुओं में। नंबर एक जो विधवा विवाह है उस विवाह का नाम है चुट कुट्टा, ठीक। ध्यान से समझे, थारुओं में एक विवाह है आपका चुटकुटा और दूसरा विवाह है उठान। क्लियर, चुटकुटा और उठान। यदि, अब देखिएगा कहानी को समझे, किसी महिला का पुरुष की डेथ हो गई हो, उसके पति की डेथ हो गई हो, उसके बाद जो है वो क्या दूसरा विवाह कर सकती है, विधवा विवाह कर सकती है। हाँ, थारू में विवाह कर सकती है। अगर इसमें क्या होगा, वह पत्नी अपने पुराने पत्नी के घर पर, पुराने पत्नी के घर पर नए पति को ले आए, नए पति को ले आए, तो ऐसे नए पति को अपनी चुटिया कटवानी पड़ती थी। इस विवाह को बोलते थे विवाह। इसके बाद है उठान विवाह में क्या होगा, जो ये विधवा है, इस विधवा को नए पति के घर सर्व विवाह। चुटकुटा में क्या होगा, पुरानी पत्नी के ससुराल में ही जो है ये वाला नया वाला जो पति होगा वो आकर रहेगा घर जमाई की तरह। इसके बाद अगर यदि यहाँ पे देखिएगा, दो चीजें को समझे, इसमें क्या होगा, देखो एक बात समझो कि लड़की जो यहाँ पे उसकी अब इस समय बहू रही और उसके पति की डेथ हो गई, तो इस लड़के का जो पिता है कहीं ना कहीं उसको दुख तो होगा, ठीक है,
कहीं ना कहीं उसको दुख होगा कि यार हमारा लड़का मर गया, और यहाँ पे अब उसके जगह जो है, हमारे लड़के की जगह है जो है, वो नए पति ने ले ली। जब नए पति ने जगह ले ली, तो एक बात सोचो, इस लड़के के पिता को दुख होगा या नहीं होगा? तो होगा क्या, यहाँ पे लड़की का, या कहूं तो अब ये जो बहू है, इस बहू का ससुर हो गया ना ये। तो बहू का जो ससुर होगा, ऐसे विवाह के समय या अपनी ट्राइब्स को लठ भरवा भोज प्रदान करता है। ध्यान से समझें, किस समय में? तो चुटकुटा उठान विवाह के समय पे लड़की का ससुर या कहूं तो पिता आपका लठ भरवा भोज प्रदान करता है पूरे बिरादरी को, पूरे गांव को। नेक्स्ट, अगला देखें। थारुओं की जो सगाई की रस्म है, सगाई की रस्म को बोलते हैं अपना पराया या दिखनोरी प्रथा। थारुओं के अंदर सगाई की रस्म को क्या बोलेंगे? अपना पराया या दिखनोरी प्रथा। इसके बाद शादी की मतलब सगाई के बाद विवाह तय करने को, विवाह तय करने को, विवाह तय करने को बोला जाएगा पक्की पोड़ी। विवाह तय करने को क्या बोलते हैं? पक्की पोड़ी। इसके बाद विवाह की तिथि निश्चित होने को, जब विवाह की तिथि निश्चित रखी गई, जैसे 18 नवंबर रखी गई, तब विवाह की तिथि निश्चित को बोलेंगे बात कट्टी। ये तीनों चीजों समझो। सगाई की रस्म को क्या बोलेंगे? अपना पराया। विवाह तय करने को बोलेंगे पक्की पोड़ी। तिथि निश्चित करने को बोलेंगे बात कट्टी। विवाह से एक दिन पूर्व, विवाह से एक दिन पूर्व थारू लोग भूमसेन देवता की पूजा करते हैं। ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि थारू लोग जो हैं विवाह से पूर्व किसकी पूजा करेंगे? तो भूमसेन देवता की पूजा करेंगे। नेक्स्ट ध्यान रखें, यदि यदि किसी लड़की का चाला ना गया हो, मतलब सॉरी, इसको ऐसे समझे, यदि कोई भी जो लड़की है विवाह के पश्चात, विवाह पश्चात लड़की पति के घर स्थायी रूप से, जब पति के घर स्थायी रूप से आएगी तो उसको बोलेंगे चाला। ध्यान से समझे, बहुत अच्छा प्रश्न है। विवाह पश्चात लड़की पति के घर स्थायी रूप से जब आएगी, उसको क्या बोलेंगे? चाला। नेक्स्ट है, नेक्स्ट होगा अपना, लड़कों के विवाह में क्या क्या होता है अपने यहाँ थारुओं में। तो देखो अगला एक और चीज पढ़ सकते हैं हम, कौन कौन सी रोटी दिया जाया करती है। तो थारुओं में विवाह के समय में कच्ची रोटी, पक्की रोटी, कौन कौन सी रोटी? कच्ची रोटी, पक्की रोटी, भुइया रोटी, भूइया, और हल्दी रोटी। ये आपका 4 सेक्शन, या कहूँ तो कच्ची रोटी, पक्की रोटी, हल्दी रोटी, भुइया रोटी, किन में विवाह के समय में भोजन प्रदान किया जाता है। तो थारुओं में इस तरीके का विवाह उत्सव के समय पे इस तरीके की जो है दावत दी जाया करती है, कच्ची रोटी, पक्की रोटी, भुइया रोटी और हल्दी रोटी। इसके बाद अगला जो हमारा हेडिंग है थारुओं का, देखिएगा अभी सामाजिक व्यवस्था हमारा टॉपिक चल रहा है, उसी में ही हम पढ़ रहे हैं। उसमें जो हमने अगला टॉपिक पढ़ना है, थारुओं में परिवार की प्रथा कैसी थी। तो थारुओं में संयुक्त परिवार प्रथा थी। इतना समझ में आया? थारुओं के अंदर कैसी प्रथा थी? संयुक्त परिवार प्रथा। ठीक।
अब इसमें जो परिवार का मुखिया है उसका चयन कैसे होगा? सबसे पहले मुखिया, हेड, इस मुखिया को क्या बोला जाएगा? तो परिवार का जो मुखिया होगा वो पुरुष होगा और उस पुरुष को बोला जाएगा गंधुर। और ये जो गंधुर है ये किस बेस पे चुना जाएगा? टैलेंट बेस पर, कर्म आधारित, या कहूं तो योग्यता के आधार पर। योग्यता के आधार पर मुखिया चुना जाएगा। मुखिया को क्या बोलेंगे? गंधुर। इसके बाद फीमेल जो मुखिया होगी उसको क्या बोलेंगे? गंधुरेण। और इसको भी इतने ही अधिकार मिले हुए होंगे जितना कि गंधुर को मिले हैं। नेक्स्ट, भोजन विभाग का जो अध्यक्ष है उसको क्या बोलेंगे? भोजन विभाग अध्यक्ष को बोला जाएगा भंसाहेरी। देखो दोबारा से समझो, थारुओं का जो मुख्य इनमें संयुक्त परिवार प्रथा है, मुखिया को बोलेंगे गंधुर, जिसका चयन जो है वो किस आधार पे होगा? योग्यता के आधार पर। फीमेल मुखिया को बोलेंगे गंधुरेण। भोजन विभाग का जो अध्यक्षा होगी, अध्यक्षा फीमेल, उसको बोलेंगे भंसा हेरी। नेक्स्ट है हमारा पंचायती राज व्यवस्था। तो थारुओं के अंदर देखिएगा जो हमारी पंचायत लगेगी, इस पंचायत को बोला जाएगा वहां पे बिरादरी। ध्यान से समझें, थारुओं के अंदर पंचायत को क्या बोलेंगे? बिरादरी। उसके बाद पंचायत का जो अध्यक्ष होगा उस पंचायत अध्यक्ष को क्या बोला जाएगा? तो देखिएगा पंचायत अध्यक्ष को महतो या महस्तो बोला जाएगा। पंचायत को क्या बोलेंगे? बिरादरी। अध्यक्ष को क्या बोलेंगे? तो आपका होगा महतो। और उपाध्यक्ष, पंचायत का उपाध्यक्ष, इस उपाध्यक्ष को बोलेंगे बदधर। और इन पंचायत के सदस्यों के अलावा अन्य सदस्य भी होंगे, लगभग 5 अन्य सदस्य होते हैं। इन 5 अन्य सदस्यों को क्या बोलेंगे? मध्य पंचगण। तो चारों प्रश्न ये रहे। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत को बिरादरी, अध्यक्ष को महतो या महस्तो, उपाध्यक्ष को बदधर और अन्य सदस्यों को बोलेंगे मध्य पंचगण। इसके बाद यहां तक अगर हमारा हो गया हो, देखो इतनी समझ में आ गई बात? पहले ये बताओ, नहीं समझ में आई है तो मैं एक बार इसको पूरा रिवीजन करवा दूं यहाँ तक, या फिर आगे चलूं और आगे एक बार ही रिवीजन करवा दूं? तो हो सकता है देखो मैं सारा ही एक बार करवा दे रहा हूँ। अब आ जाए हमारा इनका जो हेडिंग होगा वो होगा भोजन। थारू लोगों का प्रिय भोजन क्या है और प्रिय जो है पेय पदार्थ क्या है? ठीक है, तो देखो इनका जो मुख्य भोजन है वो है इनका मछली चावल। ठीक है, मछली चावल थारू लोगों का मुख्य भोजन है। इसके बाद थारू लोगों का जो मुख्य पेय पदार्थ है तो वो क्या है? इनका है दारू। मैंने उस दिन अभी बोला ही था कि थारुओं का मुख्य भोजन है दारू। और इनकी जो शराब होती है, इनकी शराब को बोलेंगे जाड़। ठीक है, थारू लोगों की शराब को क्या बोलेंगे? जाड़। एक और चीज यहाँ पे रह गई, पंचायती राज व्यवस्था में जो ये पंचायत के अध्यक्ष होंगे महतो या महस्तो, ये क्या करते हैं? एक टैक्स भी लगाते हैं। ध्यान से सुन लेना, एक क्या लगाएंगे? टैक्स भी लगाएंगे। और थारू जो लोग होंगे, ये जो इतने लोग हैं, ये न्याय करते समय या न्याय सुनाते समय शराब पीते हैं। न्याय करते समय शराब पीते हैं। एकमात्र ऐसी जनजाति, एकमात्र ऐसी ट्राइब्स जो न्याय करते समय भी जो है वो शराब का सेवन करती है। ठीक है, तो वो कौन सी है? थारू जनजाति है। पंचायत को क्या बोलेंगे? बिरादरी। अध्यक्ष को महतो, उपाध्यक्ष बदधर और अन्य सदस्य को मध्य पंचगण। इसके बाद
थारुओं का जो मैंने मुख्य भोजन पढ़ा रहा था वो था मच्छी चावल, पेय था दारू, और इनकी जो दारू है उस दारू को क्या बोलेंगे, तो उस दारू को बोलते हैं स्वयं निर्मित शराब को जाड़। क्लियर हो गया। अब इनका देखिएगा, सुबह का भोजन होता है अपना, सुबह का, दोपहर का, शाम का। तो सुबह के भोजन को इनके बोला जाएगा कलेवा। सुबह के थारुओं के भोजन को क्या बोलेंगे, कलेवा। दोपहर के जो इनका भोजन होगा उस दोपहर के भोजन को बोलेंगे मिंगी, और शाम के भोजन को बोलेंगे बैरी। तो ध्यान से समझें, सुबह के भोजन को बोलेंगे कलेवा, दोपहर के भोजन को मिंगी, और शाम के भोजन को बोला जाएगा बैरी। ठीक, इसके बाद सुने, भोजन का अपने काम पढ़ लिया। तो थारू देखो, थारुओं का धर्म पढ़ना है, लेकिन धर्म से पहले एक बात बता दूं, हमने उत्तराखंड एसआई का मैथ रीजनिंग का बैच चला रखा है, मैथ और रीजनिंग का। इसके बाद उत्तराखंड एसआई और ग्रुप सी के लिए केवल उत्तराखंड की क्लास भी आपकी चलाई जा रही है, वहां से आप उसको कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तीसरे पे हमने हिंदी का, उत्तराखंड एसआई का हिंदी का भी बैच चलाया हुआ है। अन्य एग्जाम्स के लिए भी आप हिंदी का बैच परचेज कर सकते हैं, वहां पे चले जाके कर सकते हैं। मैथ्स रीजनिंग का है, और उसके बाद हिंदी का है, और उत्तराखंड का है। अलग अलग मैंने बैचों को चलाया हुआ है। जिसको एक साथ लेने, कंबाइंड लेने हैं तो मुझे बता दीजिएगा, और वैसे लेना है तब भी आप इसको ले सकते हैं। अगर कंबाइंड रूप में लेना है तो मैं जल्द ही इसको कंबाइंड रूप में भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक, अब हम जो हेडिंग पढ़ने जा रहे थे वो था थारुओं का धर्म क्या होगा। तो थारुओं का धर्म है, ऑब्वियसली बात है, हिंदू धर्म है। ठीक, इसके बाद इनके जो इष्ट देव हैं वो इष्ट देव का नाम क्या है। तो थारुओं के दो इष्ट देव हैं, पछावन और खड़गाभूत। ध्यान से समझे, थारुओं के दो इष्ट देव हैं, वो कौन कौन से, पछावन और खड़गाभूत। इसके बाद पशु रक्षक देवता भी है अपने पास, पशु रक्षक देवता। तो थारुओं के पास पशु रक्षक जो देवता हैं वो कौन कौन से हैं। तो पशु रक्षक देवता हैं इनके कोरोदेव, कोरोदेव, राकत और कलवा। ये तीन इनके जो हैं पशुओं के रक्षक के देवता हैं। वो कौन कौन से, कोरोदेव, राकत और कलवा। इष्ट देव है पछावन और खड़वा भूत। इनका जो धर्म है वो इनका हिंदू धर्म है। नेक्स्ट अगला हेडिंग है हमारा आजीविका। थारू लोग जीवन यापन करने के लिए किस किस आजीविका का प्रयोग करते हैं। तो प्रथम इनका होगा कृषि कार्य। थारू लोग अपना पेट पालन करने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए क्या काम करते हैं, अपना खेती का काम करते हैं। दूसरा इनका मुख्य कार्य है मछली चावल, या कहूँ तो मछली पकड़ना। ध्यान से समझें, थारू लोगों का जो मछली पकड़ने का त्योहार होगा, एक इसको फेस्टिवल के रूप में बनाएंगे। इनका दूसरा मुख्य कार्य भी है ये, और इनका जो है मछली पकड़ने का फेस्टिवल कहलाता है खाबर। ठीक, थारू लोग बनों में आखेट करते हैं जिसको बोला जाता है खाबर। इसके अलावा थारू लोगों के अलावा गढ़वाल या जौनसार क्षेत्र में इस उत्सव को, मछली पकड़ने के उत्सव को मौड़ मेला कहा जाता है, जो कि अगलाड़ या अलगाड़ नदी के किनारे है। ठीक है, मौड़ मेला। नेक्स्ट कुमाऊं में इसको, या रानीखेत में इसको डहो उठाना या डहो उत्सव कहा जाता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत सही से, कि आजीविका इनका जो प्रथम कार्य है वो है कृषि। दूसरा इनका जो मुख्य कार्य है वो है मछली पकड़ना, इसको बोलते हैं ये खाबर। गढ़वाल में मछली पकड़ने के त्योहार को बोला जाता है मौड़, और कुमाऊं के रानीखेत या मासी क्षेत्र में, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, चलिएगा, मासी और रानीखेत के अंदर, कुमाऊं के अंदर ये जो त्योहार मनाया जाएगा इसको क्या बोलेंगे, मछली पकड़ने के त्योहार को
डहो उत्सव। नेक्स्ट, अगले जो थारुओं के कुछ त्योहार हमने पढ़ने कि थारुओं के भाई कौन कौन से त्योहार हैं। ठीक है, थारुओं के त्योहार हमने पढ़ने हैं। देखो, थारुओं का जो मुख्य त्योहार है वो यहाँ पे पढ़े, उसका नाम है बजहर। बजहर। अब थारुओं का मुख्य त्योहार क्या कहलाएगा? बजहर कहलाएगा। और ये मुख्य रूप से महिलाओं का त्योहार है। मुख्य रूप से किसका त्योहार है? महिलाओं का त्योहार है। इसके बाद थारू दिवाली शोक पर्व के रूप में मनाते। थारू दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। इसके बाद होली, थारुओं की होली बड़ी प्रसिद्ध है। थारू लोग होली को देखेगा, एक होता है शिवरात्रि से होली तक की, इसका एक माह का जो समय है, इस वाली होली को बोलेंगे जिंदी होली। जिंदी होली। और होलिका के बाद से अगले 8 दिन, होली से 8 दिन बाद इस होली को आप बोलेंगे मरी होली। ठीक है, देखो आपने क्या पढ़ा। थारुओं का जो मुख्य त्योहार है वो है वजहर। मुख्य ये किसका है? महिलाओं का है मुख्यतः। दीपावली को ये लोग शौक पर्व के रूप में मनाते हैं। होली इनकी दो हैं, मतलब एक है होली शिवरात्रि से होली तक की जो है वो जिंदी होली। और मरी होली किसको बोलेंगे? होली से 8 दिन बाद तक। होली का त्योहार 1 माह 8 दिन चलता है इनमें। और सबसे ज्यादा लंबा चलने वाला त्योहार भी जो है वो होली ही थारुओं के रूप से है। इसके बाद होली के अवसर पर थारू लोग कौन सी डांस फॉर्म करते हैं? तो थारू लोग जो है वो खिचड़ी नृत्य करते हैं। ठीक है, थारू लोग कौन सा डांस फॉर्म करेंगे? खिचड़ी नृत्य। इतना समझ में आया? नेक्स्ट हमने पढ़ना है चरई। इनका एक त्योहार है चरई। ठीक है, इसके बाद एक त्योहार है इनका औंथ। इसको भी ध्यान रख सकते हैं। औंथ किसका त्योहार है? वो थारू जनजाति का। चरई किस जनजाति का पर्व है? तो वो भी किस जनजाति का पर्व होगा? थारू जनजाति का पर्व होगा। इतना समझ में आ गया? तो देखो हमने लगभग लगभग सब हमने एडिंग कर लिया। इसके बाद एक और चीज हम पढ़ सकते, यहाँ पे ये जो बजहर जो त्योहार है ये कौन से माह में मनाया जाता है? तो थारुओं का मुख्य त्योहार बजहर बैसाख माह में मनाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। और किसका प्रमुख त्योहार है? महिलाओं का। ठीक, चले अब इसको एक बार देख लो। आज हमने जो पढ़ा है वो जनजातियों वाला टॉपिक पढ़ा है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप इसको क्या कर सकते, आप इसको अपना कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा या कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें। मैं आपका आंसर दूंगा जो भी कोई आपको दिक्कत होगी। हालांकि मैं आपको बता दूं, जब भी मैं कभी पढ़ा के देता हूं कोई भी टॉपिक हो, मैं उस टॉपिक को इस तरीके से चलता हूं कि वो एग्जाम रेलेवेंट हो, मेरे कभी भी किसी बच्चे को दिक्कत ना आए। और वो जो नोट्स पढ़ेगा केवल और केवल मेरे नोट्स पढ़ने के बाद आपका काम हो जाएगा, आपको कोई और बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। और रही बात उसकी, तो मैं इसको आपको पीडीएफ के रूप में भी ग्रुप में आपके डाल दूंगा, वहां से आप कर सकते हैं। यदि आपको कोर्स परचेज करना है तो आप जोशी सर एकेडमी, ठीक है, प्ले स्टोर पे जाओ, जोशी सर एकेडमी, आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे हिंदी, उत्तराखंड और मैथ्स रीजनिंग का बैच जो है अभी ही स्टार्ट हुआ है, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद। ओ